Once again, welcome back to the Glorious Star classes. And today, in this video lecture, we will discuss the introduction of exercise 9.2. एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करने से पहले हमें इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे और एग्जाम्पल सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज का हम लोग इंट्रोडक्शन का वीडियो लेक्चर देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी सीरीज है, कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है, तो अगर उसके दो लगातार पदों के बीच जो अंतर है अगर वो समान है तो हम कहेंगे कि वो समांतर श्रेणी है। समान अंतर मतलब उनमें जो अंतर है वो समान है। जैसे एक हम एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। जैसे एक सीरीज दिया हुआ है 4, 8, 12, 16, 20, 24, एक सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब इनके दो लगातार पदों के बीच अंतर देखेंगे। अगर देखें, अगर है क्या है, पहला पद है A1 = 4, A2 = क्या 8 है, तीसरा पद A3 = 12 एंड A4 = 16, इस तरह दिया हुआ है सीरीज। ठीक है, तो इसमें हम इस प्रकार से टर्म्स दिए हुए हैं। अगर हम इनके दो पदों के बीच का अंतर देखें, जैसे A1 और A2 के बीच, तो अगर हम A2 में से A1 को घटाएं तो कितना आएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा। A2 - A1 क्या आएगा, 4। फिर से अगर हम तीसरे में से दूसरे को घटाएं, तीसरा क्या है 12 है और दूसरा क्या है 8 है, तो 12 में से 8 जाएगा, भी 4 आया। फिर से चौथे में से तीसरे को घटाएं, 16 में से 12, तो भी 4 आया। मतलब अगर हम दो लगातार पदों को घटा रहे हैं, दो लगातार टर्म्स को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनमें जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो अंतर आ रहा है, दो लगातार टर्म्स के बीच का जो अंतर है वो क्या है, इक्वल है, समान आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर दो लगातार टर्म्स का जो अंतर है वो इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे यह सीरीज किस में है, यह समांतर श्रेणी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है कि अगर दो लगातार टर्म्स के बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान है, तो हम कहेंगे कि यह सीक्वेंस कैसा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब ये जो अंतर आता है, दो लगातार टर्म्स के बीच का जो अंतर आता है, जो डिफरेंस आता है, ठीक है, डिफरेंस मीन्स अंतर, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसे बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, यानी कि सर्वांतर। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सर्वांतर। ठीक है, मतलब टर्म्स के बीच का जो अंतर है उसे बोलते हैं सर्वांतर। और टर्म्स यानी पद क्या है, लगातार हैं, दो लगातार पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है, समान रहता है। किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो ये जो अंतर आता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3 होगा, A4 - A3, इस तरह से करके होगा। मतलब दो लगातार टर्म्स का, दो लगातार पदों का अंतर, इस तरह से कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस D = AN+1 - AN, मतलब AN+1 मतलब अगर N+1 है तो उसमें से उसके जस्ट पीछे वाला पद घटा रहे हैं। AN+1 में से तुरंत उसके जस्ट पहले कौन सा पद होगा, Nवां पद होगा। N+1वां पद के पहले कौन सा पद होगा, Nवां पद होगा, यानी N+1वां पद में से Nवां पद घटा दें, N+1 टर्म्स में से N टर्म्स घटा दें, N टर्म्स। ठीक है, nth टर्म, तो वही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। यानी अगर इसको हम A2 - A1 कहें या A3 - A2 कहें या A4 - A3 कहें, मतलब बड़े पद में से तुरंत उसके पीछे वाले टर्म्स को क्या करके हैं, घटाए हैं। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। ये फार्मूला आपका हो गया, कॉमन डिफरेंस = AN+1 - AN। ठीक है, तुरंत बड़े वाले पद में से उसके जस्ट पीछे वाले टर्म्स को घटाते हैं, तो आता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सर्वांतर। तो इस प्रकार से हम सर्वांतर निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ हम समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक सीरीज, हमारे पास एक सीक्वेंस है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, और कह रहा है कि चेक करो कि यह AP में है कि नहीं। अगर कोई भी सीक्वेंस AP में कब होता है, कोई भी अनुक्रम AP में तब होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तब होता है जब उसके पदों के बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है। अगर हम A2 में से A1 को घटाएं, A2 - A1, या A3 में से A2 को घटाएं, A3 - A2, या A4 में से A3 को घटाएं, इस तरह से अगर हम लगातार टर्म्स को घटाएं तो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर हम A2 में से A1 को घटाएं, A2 क्या है 10, 10 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 5। इसी प्रकार से A3 में से A2 को घटाएं, A3 क्या है 15 है, इसमें से 10 को घटा रहे हैं तभी 5 आएगा। और A4 में से A3 को घटाएंगे, यानी 20 में से 15 को घटाएंगे, तीनों का
एक समान क्या रहा है, तीनों का आंसर 4 आ रहा है। मतलब दो लगातार टर्म्स का बीच जो अंतर है वो क्या रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे यह क्या है, AP में है। और इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। मतलब अगर कॉमन डिफरेंस दो लगातार टर्म्स के बीच है तो वह समांतर श्रेणी में है, AP में है। अगर इनका अंतर बराबर नहीं आया तो कॉमन डिफरेंस समान नहीं, मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि वह AP में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल की सहायता से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी सीरीज, कोई भी सीक्वेंस आपका AP में है कि नहीं, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, जिसे हम लोग समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। दिया हुआ है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP दिस। एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, AP करा, इसका कॉमन डिफरेंस ज्ञात करो। तो कॉमन डिफरेंस D कैसे ज्ञात करते हैं, जस्ट पिछले टर्म में से पहले टर्म को घटा देते हैं, या इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 6 और A1 क्या है 3, तो 6 में से 3 जगह 3, यानी कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। तो लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अब पढ़ते हैं अगला टर्म्स। अगर हमारा कोई AP दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, अगर उसका हमें nवां पद निकालना है, यानी कि nth टर्म निकालना है, तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई AP है, कोई सीरीज है, कोई सीक्वेंस है हमारे पास A1 A2 A3 A4 डैश AN तक है, इस तरह से है। ठीक है, उसके आगे भी है, N के आगे भी है। तो अगर हमें इसका nवां पद निकालना है, शुरू से, प्रारंभ से nवां पद, ठीक है, एक होता है लास्ट से निकालना, एक होता है शुरू से निकालता। हम प्रारंभ से पढ़ रहे हैं, फ्रॉम बिगिनिंग लिख सकते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग, प्रारंभ से nवां पद। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, जहाँ A1 क्या है, पहला पद है, फर्स्ट टर्म, N क्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर पांचवा पद आएगा तो N के जगह 5 रख देंगे, यहाँ पे A5 हो जाएगा। ठीक है, D क्या है, सर्वांतर है, दो पदों के बीच का, दो लगातार पदों के बीच का अंतर, A2 माइनस A1 है, या A3 माइनस A2 है। ठीक है, तो इसका फार्मूला ये है, nth टर्म को कैसे लिखते हैं, nवां पद कहते हैं, या nth टर्म, इसे लिखते हैं AN से। यानी किसके बराबर होता है, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, जहाँ A1 है फर्स्ट टर्म, पहला पद, N है इस सीरीज में पदों की संख्या, कौन सा पद निकालना है वो है, और D है सर्वांतर, जैसा कि हम लोगों ने अभी भी सीखा है कि दो पदों का अंतर लगातार। ठीक है, वो है। एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। एक दिया हुआ है हमारे पास एक क्वेश्चन सामने कि 7 10 13 16 19 22 एंड डैश कह रहा है कि यह समांतर श्रेणी में है, यहाँ दे देगा R इन P, ये समांतर श्रेणी में है, डॉट डॉट इस तरह करके इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, कह रहा है फाइंड इट्स nth टर्म, इसका nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद, हमें पहला पद पता है, पहला पद A1 बराबर क्या दिया है 7, और कॉमन डिफरेंस D निकाल लेंगे, A2 माइनस A1 से, तो जगह 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। हमें nवां पद निकालना है, तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है, हम लिखेंगे nth टर्म या nवां पद को लिखते हैं AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये मतलब A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। A1 क्या है, पहला पद है, पहला पद को साथ दिया हुआ है, प्लस हमें nवां पद ही निकालना है, तो यहाँ पे N के जगह पे N ही रखेंगे, N माइनस 1 इंटू D का मान क्या है 3 है। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 3n माइनस 3। ठीक है, 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 हो जाएगा, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा 4, अब प्लस क्या आ गया 3n, यानी nवां पद an इक्वल टू क्या आ गया 4 प्लस 3n। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है फाइंड द 10th एंड 15 टर्म्स ऑफ द AP। हमें क्या करना है कि इस सीरीज, यह सीक्वेंस है, इसका 10वां पद और 15वां पद ज्ञात करना है। अगर हम nवां पद निकाल सकते हैं तो n के जगह पे अगर हम 10 रख दें या 15 रख दें तो 15वां या 10वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सीक्वेंस को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सीक्वेंस का हम देखेंगे प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टर्म A1 बराबर क्या है 8 है, और तुरंत कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि सर्वांतर, उसके बिना नहीं निकल पाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं, A2 क्या है दूसरा पद 15, और A1 क्या है फर्स्ट टर्म यानी 8, और 15 में से 8 जाएगा 7। ठीक, कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 7, यानी D इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, प्रथम पद आ गया और कॉमन डिफरेंस हमें पूछा है 10th टर्म और 15 टर्म। सबसे पहले 10th टर्म निकालेंगे, A10 को क्या कहेंगे 10वां पद या 10th टर्म, इसी को कहते हैं A10 से लिखेंगे।
हमें n वां पद का फार्मूला पता है। n वां पद क्या होता है, ए एन इजकल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला पता है। इसी फार्मूले में एन के जगह पे 10 रख देंगे तो ए 10 इजकल टू क्या आ जाएगा, ए वन प्लस एन के जगह पे भी 10 रखेंगे, 10 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले को साइड में यहाँ पे लिखते रहेंगे हमेशा जब भी ऐसा कुछ निकालना रहेगा। तो एन वां पद क्या होता है, ए एन इजकल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे हम ए 10 निकाल लेंगे, ए 10 यानी 10वां पद, 10th टर्म ए 10 इजकल टू ए वन प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ए वन की जगह पे क्या है 8 है, प्लस 10 माइनस वन हो जाएगा 9, और डी का मान हमने निकाला है 7। तो 9 7 जा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 63 में 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 71। तो आपका कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा, यानी 10वां पद क्या आ गया 71 आ गया। ठीक है, अभी हमें 15वां पद भी का है, ए 15 भी निकालना है। तो ए 15 निकालेंगे 15वां पद कैसे, इसी फार्मूले में एन के जगह पे 15 रख देंगे। तो ए 15 इजक्वल टू यहाँ पे एन के जगह 15, तो ए वन प्लस 15 माइनस वन इंटू डी। ए वन क्या है 8 है, और प्लस 15 माइनस वन हो जाएगा 14, और डी का वैल्यू है 7। 14 7 जा, ये आपका आ जाएगा 98, और इसमें 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 106। तो आपका ए 15 आ गया, यानी कि 15वां पद, यानी कि 15th टर्म। तो इस प्रकार से हमने 10वां पद निकाला ए 10, और 15वां पद निकाला ए 15, ये आया 71 और 106। तो ये था एग्जाम्पल्स कि कैसे हम लोग कोई भी टर्म्स निकालेंगे। अगर हम n वां पद का फार्मूला पता है तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी फार्मूले में वैल्यू रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक चीज़ और पढ़ेंगे यहाँ पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में, कि कॉमन डिफरेंस का एक और रूप, इसका और फॉर्म पढ़ेंगे सीरीज का, कि सीरीज को कैसे दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक सीरीज दिया हुआ, मान लेते हैं लेट, माना एक सीरीज है A1 A2 A3 A4 A5 R in AP। तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक सीरीज है A1 A2 A3 A4 A5 एंड डैश R in AP, एक समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 या A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 या A5 माइनस A4, इस तरह करके निकल सकते हैं किसी भी दो लगातार टर्म्स को घटा के, अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटा के। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालते पता है हमें। अब जो A1 है उसको हम लिखेंगे A2 है उसको लिखेंगे A प्लस डी। पहले पद को हम A1 के जगह पे A लिख दिया है, दूसरा पद क्या होगा A प्लस डी होगा। क्यों, क्योंकि n वां पद क्या होता है, n वां पद होता है आपका an इजक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A1 के जगह पे हमने A लिखा अभी। ठीक है, एक हम उसी तरह बता रहे हैं। अब दूसरा पद क्या होगा, A2 क्या होगा A प्लस 2 माइनस वन इंटू डी होगा, यानी A प्लस डी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से A3 क्या होगा A प्लस 3 माइनस वन इंटू डी होगा। ठीक है, n माइनस वन, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर A1 के जब A लिखें तो A2 क्या होगा A प्लस डी होगा, A3 क्या होगा A प्लस 2D होगा, A4 क्या होगा A प्लस 3D होगा। ठीक है, इस तरह से करके ये सीरीज बनेगा। ठीक है, यानी हम A1 A2 A3 A4 A5 एंड डैश डॉट डॉट, इस तरह अगर कोई हमारे पास सीक्वेंस है AP में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। A1 के जगह पे A2 के जगह पे A प्लस डी, A3 के जगह पे A प्लस 2D, A4 के जगह पे A प्लस 3D, A5 के जगह पे A प्लस 4D, इस तरह करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये था समांतर श्रेणी को दूसरे रूप में कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में कैसे लिखा गया है। कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर के फॉर्म में लिखा गया, नीचे वाला। ऊपर अगर ऐसा कोई सीरीज है उसको ऐसे लिखा गया है। ठीक है, इसका आगे यूज है, आगे बताया जाएगा। फिलहाल देखते हैं हम लोग लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं। कोई हमारे पास AP है, कोई हमारे पास समांतर श्रेणी है, उसका हम लोग अंतिम पद कैसे निकालते हैं, यानी कि लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं L से। ठीक है, और लास्ट टर्म का जो फार्मूला होता है L इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जो कि n वां पद के बराबर होता है। अगर लास्ट टर्म, अगर पदों की संख्या पे 10 है तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। A क्या है, प्रथम पद है, और D क्या है, सर्वांतर है। A को हम A1 लिखेंगे अब। ठीक है, A1 यानी कि प्रथम पद, D है सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, इसको D से लिखते हैं। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। एक हमारे पास दिया हुआ एग्जांपल 6 8 10 12 14 16 80 एंड डॉट डॉट 100 यहाँ तक है। ठीक है, कर फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमें क्या करना है, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है, कितने पद हैं इस पूरे सीरीज में।
तो यानी हमें n ज्ञात करना है, n का मान कितना है, कितने पद हैं इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है वो देखेंगे, a1 बराबर दिया है 6, कॉमन डिफरेंस d ज्ञात कर लेंगे, दूसरे में से पहले पद को घटा देंगे, t2 माइनस t1 लिखना चाहिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे a2 माइनस a1, हम लोग उस समय यहाँ पे a1 के यहाँ पे t1 लिखते थे, मतलब t2 माइनस t1 लिखते थे टर्म्स, लेकिन यहाँ पे हम लोग NCERT में a1 a2 से लिखा जा रहा है, पहले t1 t2 इस तरह करके लिखा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे d इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 6, तो हो जाएगा 2, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 2, प्रथम पद फर्स्ट टर्म आ गया 6, हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म n पूछ रहा है। और इस सीरीज में यह फाइनाइट सीरीज है, यहीं तक जाके समाप्त हो जा रहा है, यानी अंतिम पद है 100, l बराबर है लास्ट टर्म 100, लास्ट टर्म अंतिम पद आ गया 100, ठीक है, लास्ट टर्म। अब हमें पूछ रहा है कि पदों की संख्या ज्ञात करो, नंबर ऑफ टर्म्स। तो मान लेते हैं पदों की संख्या n है, लेट नंबर ऑफ टर्म्स इज n, माना कि पदों की संख्या कितना है, n है, तब अंतिम पद क्या होता है, l इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हमने फार्मूला पढ़ा है यहाँ पे, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l है 100 प्लस प्रथम पद है 6 फर्स्ट टर्म, और n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, अभी भी निकाला 2। तो यहाँ से आप 100 6 को इधर करेंगे तो माइनस 6 इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2n माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 94, और यहाँ पे माइनस 2 को इधर लाएंगे तो प्लस 2 इक्वल टू 2n। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 96 इक्वल टू 2n। यहाँ से हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2n इक्वल टू 96, n इक्वल टू 96/2, यानी n इक्वल टू ये हो जाएगा 48, ठीक है। तो पदों की संख्या क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्म आ गया 48, तो लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज 48। तो इस सीरीज में कुल कितने पद होंगे, यहाँ से 48 टर्म्स होंगे। कैसे निकाले हैं, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगाएंगे, सारा वैल्यू रखेंगे, n का वैल्यू निकल जाएगा, यानी पदों की संख्या इसमें कितनी है, 48 है। ऐसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आधारित, इसी फार्मूले पे आधारित, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आपका कि इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, एक समांतर श्रेणी में पदों की संख्या है 10, यानी n इक्वल टू दे दिया है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, ठीक है। हिंदी में इंग्लिश में सब वही है, ठीक है, कुछ इसमें बहुत डिफरेंस नहीं है दोनों चीज़ें की, बस हमें समझना है। पदों की संख्या को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू हो गया है, दिया है 10। या हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया जा रहा है। तो इसमें बहुत अधिक डिफरेंस नहीं है, बस छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको हमें पता होना चाहिए, आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। और कह रहा है नंबर ऑफ टर्म्स दिया 10 एंड कह रहा है कॉमन डिफरेंस इज़ 4। कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सर्वांतर, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, दोनों एक ही चीज़ है। हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम की तरह लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू दिया है आपका 4। कह रहा है फर्स्ट टर्म इज़ 2, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, फर्स्ट टर्म यानी जिसे हम a1 से लिखते हैं, कितना दिया है 2। कह रहा है देन फाइंड द लास्ट टर्म, आप जैसे भी हमें लास्ट टर्म ज्ञात करना है, यानी l ज्ञात करना है, लास्ट टर्म अंतिम पद, इसको हिंदी में लिखेंगे अंतिम पद, l ज्ञात करना है। l इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, हमें फार्मूला पता है, अंतिम पद के लिए फार्मूला पता है, लास्ट टर्म l इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर n पद है तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, या nवां पद क्या हो जाएगा, l इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म हमें ज्ञात करना है, a1 का वैल्यू हमें दिया है 2 प्लस पदों की संख्या कितनी है 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 4, 4 रख दिया। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 4, 9 4 जा 36, 36 में 2 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 38, यानी अंतिम पद क्या आ गया l इक्वल टू 38 आ गया, लास्ट टर्म अंतिम पद। देयरफॉर लास्ट टर्म इज 38, ये हो जाएगा इसका आंसर। अंतिम पद क्या आ गया 38। इस सीरीज, ये जो सीरीज अगर पूछेगा इसके आगे, अगर पूछ दिया कि सीरीज भी ज्ञात करो तो ज्ञात किया जा सकता है। हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करते जाएंगे। प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, द्वितीय पद क्या होता है ए प्लस डी होता है, तीसरा पद क्या होता है ए प्लस 2d होता है, चौथा पद क्या होता है ए प्लस 3d होता है। इसी तरह करके आते हैं, अभी हमने बताया था,
कि A1 की जगह पे A लिखेंगे, A2 की जगह पे A+D, A3 की जगह पे A+2D, इस तरह बताया था ना अभी जस्ट 10 मिनट पहले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रख दें। अगर पूछ दिया सीरीज, क्वेश्चन यहीं तक पूछा था, लेकिन अगर इसके आगे एक चीज़ और जोड़ दिया कि फाइंड द सीरीज या सीक्वेंस भी ज्ञात करो, ठीक है। सीक्वेंस भी ज्ञात करना है कि श्रेणी भी ज्ञात करो। श्रेणी के लिए क्या करेंगे या सीक्वेंस के लिए क्या करेंगे, सीक्वेंस या IAP ज्ञात करना है इसका। तो सीक्वेंस क्या आ जाएगा, A+D, A+2D, A+3D। तो एक यानी प्रथम पद क्या है आपका, उसमें दिया ही है 2। दूसरा पद क्या होगा, A+D, यानी 2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना था, कॉमन डिफरेंस दिया था D, 4 दिया था। तो 2 + 4, इसी प्रकार से 2 + 2 × 4, 2 + 3 × 4, इस तरह करके सीरीज आएगा, ठीक है। तो 10 पद हैं तो 10 निकालना पड़ेगा हमें, A+9D तक, A+4D, A+5D, A+6D, A+7D पूरा निकालना पड़ेगा। 10 एंड 10 अगर इनफाइनाइट रहते तो डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ से आएगा 2, 6, 8, 2, 10, यहाँ पे 12, 14, इस तरह करके आएंगे सीरीज, ठीक है। 10 पद निकाला जाएगा। इसी तरह से हमने बस 2-3 का एग्जाम्पल तक ऐसे बताया, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन दिया था फिलहाल यहीं तक दिया था, लेकिन एक्स्ट्रा हमने बताया कि सीक्वेंस भी अगर पूछ दे तो ऐसे निकालेंगे करके, ठीक है। तो था एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे कि किसी भी श्रेणी के पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। उससे पहले पढ़ेंगे, पदों का योगफल निकालने से पहले हम पढ़ेंगे कि अगर अंत से कोई पद निकालना हो। अभी हमने पढ़ा था कि शुरू से कोई पद निकालने या शुरू से nवां पद निकालते हैं, तो इसके लिए हमने फार्मूला बताया था an = A + n - 1 × D, ऐसा बताया था। लेकिन अगर पूछ दे कि अंत से कोई पद निकालो, जैसे पूछ दिया अंत से mवां पद ज्ञात करो, mth टर्म फ्रॉम इंड, अंत से ज्ञात करना है, तो कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं कोई सीरीज है, उसका अंतिम पद दिया है L और नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या दिया है N और कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर दिया है D। तो कह रहा है कि अंत से यमवा पद यानी mth टर्म फ्रॉम द इंड क्या होगा, L - m - 1 × D, जहाँ L क्या है, अंतिम पद है, m क्या है, जो पद निकालना है उसकी संख्या, m अंत से m है, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ये फार्मूला हमें याद करना है, इस पे सवाल लगेंगे। अंत से अगर यमवा पद आए निकालने के लिए तो क्या हो जाए, L - m - 1 × D, ये ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। इस पे आधारित एक एग्जांपल देखेंगे तो हमें और क्लियर होगा। कह रहा है फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द इंड, हमें अंत से चौथा पद याद करना है, और इस सीरीज हमारे पास दिया हुआ है। तो इस सीरीज में हम ध्यान से देखें तो पहला पद हमें दे दिया है 10 और अंतिम पद L = दे दिया है 100। हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। D = होता है A2 - A1 यानी 20 - 10 = हो जाएगा 10, कॉमन डिफरेंस आ गया 10। हमें कह रहा है अंत से चौथा पद ज्ञात करना है, 4th टर्म फ्रॉम इंड। फार्मूला भी अभी हमने पढ़ा है कि अंत से यमवा पद क्या होता है, mth टर्म फ्रॉम इंड, अंत से यमवा पद क्या होता है, L - m - 1 × D होता है, ये बताया हमने। तो अंत से चौथा पद के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, L - 4 - 1 × D, m की जगह क्या रख देंगे 4, अंत से जो भी, अगर अंत से m निकालना है तो m - 1 रखा है, तो अंत से चौथा निकालना है तो 4 - 1, और जो वैल्यू दिया है L, लास्ट वैल्यू क्या दिया है 100 -4 ऐसे 1 जाएगा तो 3, और D कॉमन डिफरेंस अभी निकाला 10। ए का यहाँ पे यूज नहीं है, प्रथम पद का यूज नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 100 - 30 यानी हो जाएगा 70। तो अंत से चौथा पद क्या हो गया 70। 4th टर्म फ्रॉम इंड, अंत से चौथा पद क्या हो गया 70 आ गया। तो ऐसे आएगा भी, अगर हम ध्यान से इस सीरीज को देखें उस तरह भी, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह होगा, बनेगा। अंत से चौथा क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 70 ही आएगा। इस तरह भी फार्मूले से भी क्या है 70 है, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा बड़ा सीरीज आएगा तो हम नहीं डायरेक्ट निकाल पाएंगे, तो इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। लेकिन चेक करने के लिए हमने बताया कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं, अंत से कोई भी पद निकालना रहेगा तो ये वाले फार्मूले का यूज करेंगे। L - m - 1 × D, जहाँ L है अंतिम पद है, D कॉमन डिफरेंस सर्वांतर है, और m है जो पद निकालना है अंत से उसका नंबर, संख्या, ठीक है। ऐसे निकालेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं समांतर श्रेणी में, AP में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है।
इससे पहले एक चीज़ और पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, समांतर श्रेणी के कुछ गुण, उसके सम योगफल पढ़ने से पहले, ठीक है। जैसे दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अगर हम समांतर श्रेणी में कुछ चीज़ ऐड करें सारे पदों में, मानिए 2 ऐड कर रहे हैं, अगर 2 ऐड करते चले आ रहे हैं, 4 में भी 2 ऐड किया, चलो हाँ 2 ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 6, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। एक ऐड करते हैं, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 7, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 9, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 11, फिर से ये 13, ये 15, इस तरह बनता चला जाएगा। तब भी यह समांतर श्रेणी ही रहेगा। अगर हम एक ही प्रकार की संख्या को सारे पदों में जोड़ें तब भी यह क्या बनेगा, समांतर श्रेणी ही बनेगा। सब में 1-1 जोड़ा गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस बराबर है। यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस, 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस बराबर ही आ रहा है, ठीक है। तब भी ये समांतर श्रेणी ही बनेगा। मतलब अगर किसी संख्या को सारे पदों में जोड़ेंगे तब भी वो समांतर श्रेणी बनेगा, यानी ऐड के नियम को फॉलो करेगा, जोड़ने के नियम को। अब अगर किसी समांतर श्रेणी में से एक ही प्रकार की संख्या घटा दें सारे पदों में से तब भी वो समांतर श्रेणी रहेगा कि नहीं, देखते हैं। मान लीजिए सारे में से हम 2 घटा रहे हैं, इसमें से 2 घटाया, 4 में से 2 घटाया 2 आया, 6 में से 2 घटाया तो 4 आया, 8 में से 2 घटाया तो 6 आया, और 10 में से 2 घटाया तो 8 है। इसी तरह से घटाएंगे तब भी ये समांतर श्रेणी ही बन रही है। क्यों? क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहे हैं। 4 में से 2 जाएगा 2 आ रहा है, 6 में से भी 4 जाएगा 2 आएगा, 8 में से भी 6 जाएगा 2 आ रहा है, यानी घटाने के नियम को भी फॉलो कर रहा है। मतलब अगर हम किसी संख्या को जोड़ें सारे पदों में या किसी संख्या को घटाएं सारे पदों से तब भी वो समांतर श्रेणी ही बनेगा, ठीक है। ये चीज़ हमने चेक किया। अब देखते हैं गुणा के नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, सारे में 2 से गुणा करते हैं। 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, इस तरह होगा। अब देखते हैं क्या इस समांतर श्रेणी है, एपी में है कि नहीं। इन दोनों को घटा देते हैं, 12 में से 8 जाएगा 4, 16 में से 12 जाएगा, 16 में से 12 जाएगा 4, 20 में से 16 जाएगा 4, तब भी यह क्या है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहे हैं, यानी गुणा के नियम को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं भाग के नियम को फॉलो करता है कि नहीं। हम सारे संख्याओं में 2 से भाग देंगे, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 8 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4, और 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, इसी तरह आएगा। क्या अभी भी यह समांतर श्रेणी में है? यह जो सीरीज मिला, हाँ है, क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 5 में से 4 घटाएंगे 1। अभी भी 2 लगातार संख्याओं को घटाने पर उनके कॉमन डिफरेंस समांतर बराबर आ रहे हैं, यानी किसी संख्या से अगर हम भाग देंगे सारे पदों में किसी समांतर श्रेणी के तो फिर से जो श्रेणी मिलेगी वो भी क्या होगी, समांतर श्रेणी ही होगी। हमने एग्जाम्पल के द्वारा हमने यहाँ पे देखा। लेकिन 0 को छोड़ के अगर हम 0 से भाग देंगे, भाग में सारे संख्याओं के लिए नियम फॉलो करेगा, सारे संख्याओं के लिए नियम सही है, लेकिन 0 के लिए नहीं, क्योंकि अगर हम 0 से सारे संख्याओं में भाग दे दें तो उसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट। 6 में भी 0 से भाग देंगे तो हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित, ठीक है, जो कि परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो 0 को छोड़कर इसलिए लिखा गया ब्रैकेट में रेस्ट 0, यानी 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर, ठीक है, 0 को छोड़कर बाकी सारे संख्याओं के लिए भाग का नियम भी फॉलो करेगा। मतलब अगर हम सारे चारों नियम को अगर हम एक साथ देखें तो क्या है, अगर हम एक ही संख्या को सारे पदों में जोड़ें या एक ही संख्या को सारे पदों में घटाएं या एक ही संख्या से सारे पदों में गुणा करें या एक ही संख्या से सारे पदों में भाग दें 0 को छोड़ के, तब जो श्रेणी मिलेगी वह भी समांतर श्रेणी होगी, यानी वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, एपी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ था समांतर श्रेणी का प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। एपी के यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, इसको हम एसन से लिखते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स यानी एसन, n पदों का योगफल। कैसे याद करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई श्रेणी है, इसमें कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, बस एक फार्मूला, दो फार्मूला उसको याद करना है, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं या थोड़ा समझ के भी। कोई समांतर श्रेणी है, उसके पद दिए हुए माना a1 a2 a3 a4 एंड डॉट डॉट an तक है, a पद है, nth टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस दिया है d, सर्वांतर दिया है d। करे सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है एसन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ n है पदों की संख्या, a है प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म,
n तो पदों का संख्या बता ही दिया, और d है सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। बस ये फार्मूला था। और इस फार्मूले को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं? Sn इक्वल टू n/2। अगर हम 2a2 को ऐसे लिख दें a1 + a1 लिख सकते हैं, और n-1d। तो आप जानते हैं a1 + n-1 इंटू डी क्या होता है? a1 + n-1 इंटू डी होता है nवां पद। nवां पद क्या है? an है, लिख सकते हैं, यानी इस पूरे स्थान पर लिख सकते हैं an। अब हम ये भी देख रहे हैं, अगर इस श्रेणी की बात करें तो जो an है वही अंतिम पद है, यानी l है, यानी यही अंतिम पद भी है an। तो अगर हम an की जगह पे l लिख दें तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला? हमारा फार्मूला बन जाएगा Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a1 + l। तो ये दूसरा फार्मूला मिल गया। या तो इस फार्मूले इस फॉर्म में यूज करें या इस फॉर्म में। अगर अंतिम पद दिया रहेगा, सर्वांतर नहीं दिया है, अंतिम पद दिया है, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर सर्वांतर दिया है या श्रेणी दिया है जिससे हम सर्वांतर निकाल सकते हैं, तो इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे। तो अभी हम एक एग्जांपल के द्वारा इस पर क्वेश्चन लगाते हैं। तो ये दो फार्मूले हैं, Sn इक्वल टू यानी n पदों का योगफल, ठीक है, n पदों का योगफल समांतर श्रेणी के लिए क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a1 + n-1 इंटू डी, या Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a1 + l। l है अंतिम पद, a1 है प्रथम पद, n है पदों की संख्या, और इसमें कॉमन डिफरेंस था। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। करा है फाइंड द सम ऑफ द एपी। करा है इस समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करना है। हमें पता नहीं कुल कितने पद हैं, तो सबसे पहले n निकालना होगा कि कितने पद हैं, उसके बाद से इसका योगफल ज्ञात करेंगे। तो बहुत ही आसान है, किसी किसी सवाल में दे दिया रहेगा कि पदों की संख्या 10 है, 20 है, और उसको ज्ञात करो। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं प्रथम पद क्या है। इसका अगर हम सोल्यूशन करें तो प्रथम पद a1 बराबर दिया है 7। कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालते हैं? a2 - a1। a2 क्या है? दूसरा पद 11 - 7 इक्वल टू आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया 4। अंतिम पद l इक्वल टू दिया है 39। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें पदों का योगफल ज्ञात करना था। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कुल कितने पद हैं। तो इसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं, पदों की संख्या निकालने के लिए। हम अंतिम पद क्या होता है? अंतिम पद l बराबर दिया है 39, या अंतिम पद को an भी कहते हैं, nवां टर्म अगर n टर्म है तो l बराबर क्या होता है? a + n-1 इंटू डी होता है। तो l दिया है 39 इक्वल टू a1 प्रथम पद 7 + n-1 इंटू डी क्या है? 4 आया है। अब यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे, 7 को इधर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू 4, तो यहाँ हो जाएगा 32 इक्वल टू n-1 इंटू 4। अब ये भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 का डिवाइड करेंगे n-1, तो n-1 इक्वल टू हो जाएगा 8। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 + 1, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 9। ठीक है, यानी पदों की संख्या आ गया नंबर ऑफ टर्म्स, या पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स। पदों की संख्या कितनी आ गई? 9 आ गई। तो अब हमें क्या कर रहा है? अब हमें पूछा है कि पदों का योगफल पूछा है, यानी 9 पद हैं तो 9 पदों का योगफल। तो लिखेंगे पदों का योगफल। हमें ये पता चल गया इस सीरीज में कितने पद हैं? 9 पद हैं। तो अब इनका योगफल कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं पदों का योगफल Sn बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, या a + l लिख सकते हैं, a1 + l भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसका भी यूज कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस भी पता है, अगर नहीं कॉमन डिफरेंस पता होता तो a1 + l वाला फार्मूला यूज करते हैं, जो अभी भी हमने पढ़ा था। तो अब इसमें कुल कितने पद हैं? 9 पद हैं। तो 9 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। S9 इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट में 2a1 प्रथम पद क्या है? प्रथम पद है 7, तो यहाँ जगह 7 + n-1 यानी 9-1 इंटू डी का वैल्यू अभी निकाला था यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हमने रख दिया। तो 9 पद हैं, इन 9 पदों का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। 9/2 ये हो गया 14 + 8 में 4 का गुणा करेंगे 32, ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 4 46, 9 में 46 का डिवाइड करेंगे 23। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो 9 इन 9 पदों का योगफल कितना आ गया? S9 207। तो इस प्रकार से हम इस सीरीज के पदों का योगफल ज्ञात किए हैं। तो लिखेंगे therefore the sum of the sequence लिखेंगे।
सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एपी, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल कितना गया? इस समांतर श्रेणी के पदों का योगफल आ गया 207, 207। ऐसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था। इसमें क्या था, ऐसे हमें सीरीज दिया था, सीधे पूछ लिया था कि पदों का योगफल ज्ञात करो, सारे पदों का। तो हमें सबसे पहले पदों का नंबर निकाला, कुल कितने पद हैं, n निकाला इस फार्मूले से। फिर से इस फार्मूले से हमने क्या किया, पदों का योगफल निकाला। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में मिलेंगे, वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी देखते हैं हम लोग अब अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य क्या होता है। तो समांतर माध्य क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं a और b, और इसके बीच एक हमें समांतर माध्य a ज्ञात करना है। ठीक है, मान लेते a है समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन है ऑफ a एंड b। दो संख्याएं a और b के अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य क्या है, a है। तब अगर a और b का समांतर माध्य है, तब a और ये जो कैपिटल A माने हैं, ठीक है, कैपिटल A, स्मॉल a और स्मॉल b का समांतर माध्य है, तब देन a यानी स्मॉल a और कैपिटल A और स्मॉल b किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, यानी AP में होंगे। अगर तीन संख्या AP में है तो क्या होता है, इसके और इसके का घटाना दूसरे और तीसरे के बराबर होता है। क्यों? अगर हम दूसरे में से पहले टर्म घटाएं या तीसरे में से दूसरे को घटाएं तो उनका मान क्या होता है, बराबर होता है। किसके बराबर? उसके कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। और a2 क्या है, कैपिटल A है, a1 क्या है, स्मॉल a है, a3 क्या है, कैपिटल B है, और a2 क्या है, कैपिटल A है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या होगा, इसको एक साइड में करते हैं, a प्लस a हो जाएगा और माइनस a इधर जाएगा तो प्लस a। 2a बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b बाई 2। यानी समांतर माध्य, अगर दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य निकालना है तो क्या होगा, दोनों को योगफल करके 2 से भाग दे देंगे तो इसका समांतर माध्य आ जाएगा। तो समांतर माध्य a बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b बाई 2। ऐसे निकालते हैं। तो ये था इसका फार्मूला। अब देखते हैं इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करा है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 6 and 10। 6 और 10 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या, अभी मैंने बताया था कि अर्थमेटिक मीन ए से लिखा गया। अर्थमेटिक मीन ए बराबर क्या होता है, ए प्लस दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग, यानी 6 प्लस 10 बाई 2, तो हो जाएगा 16 बाई 2, यानी हो जाएगा 8। यानी अर्थमेटिक मीन क्या आ गया, समांतर माध्य क्या आ गया, समांतर माध्य को ए से लिखते हैं। तो अर्थमेटिक मीन आ गया या समांतर माध्य, समांतर माध्य आपका आ गया अर्थमेटिक मीन, शॉर्टकट में लिखा है, इसको आप समांतर माध्य लिखेंगे, आ गया 8। ये होगा इसका आंसर। अब देखते हैं, अब एक छोटा सा टर्म है कि अगर हमें दो संख्याओं के बीच बहुत सारे अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य पद निकालने हो, अगर ए और बी के बीच हमने एक निकाला था, ए निकाला था, अगर ए और बी के बीच n समांतर माध्य निकालने हैं, मान लीजिए a1 a2 a3 a4 एंड an तक समांतर माध्य निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an समांतर माध्य हैं किसके बीच, a और b के बीच है, बिटवीन a एंड b। ठीक है, तब a1 स्मॉल a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an a और b के बीच इनको लिख देंगे, और ये किस में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे समांतर श्रेणी में। अगर ये समांतर माध्य हैं, a1 से an तक समांतर माध्य हैं, तो अगर इनके बीच लिख दें, a और b के बीच लिख दें, तो ये किस में हो जाएंगे, समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। अब इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, हम देख रहे हैं कि a1 a2 a3 एंड डॉट an तक, ये तो n पद हो जाएंगे, 1 से n तक हो गए, और बाकी 2 और हो गए a और b। तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, कुल पद कितने हो जाएंगे, टोटल टर्म n+2 टर्म हो जाएंगे, क्योंकि a से n तक तो यही है और बाकी 2 यानी n+2। ठीक है, अब अगर हम n+2वां पद की बात करें, n+2वां पद क्या होगा, a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी होगा। फार्मूले से हमें पता है कि n वां पद क्या होता है, a प्लस a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसी प्रकार से n के जगह पे n+2 रख देंगे तो an+2वां पद क्या हो जाएगा, a1 प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, इसी फार्मूले से होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे a1 हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, और इसी पद का मान कितना दिया है, b दिया है, और पहला पद a1 क्या है, a है, तो हम इसकी जगह पे a लिख देंगे, a1 की जगह पे a लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी n+1 इंटू डी
बराबर बी, अंतिम पद जो n प्लस 2वां पद है वही है बी लास्ट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए को उधर कर दिया यानी बी माइनस ए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी माइनस ए अपन n प्लस 1। ठीक है, यानी सर्वांतर हमारा ऐसे निकल जाएगा। अगर ऐसे कुछ हमें निकालना हो किसी दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य तो हमारा क्या हो जाएगा बी माइनस ए अपन n प्लस 1। ठीक है, तो सर्वांतर निकल जाएगा। जब सर्वांतर निकल जाएगा तो हम इन पदों को भी निकाल सकते हैं, जो समांतर माध्य पद n समांतर माध्य पद इसके बीच हम घुसाए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बीच रखा गया है, उनको हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले a1 निकालेंगे। a1 क्या होगा, अगर हम a1 को देखें तो ये कौन सा टर्म है, ये दूसरा पद है। अगर ये पहला पद है तो ये दूसरा पद है, तो दूसरे पद के लिए फार्मूला क्या होता है a प्लस 2 माइनस 1। nवां पद के लिए क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो दूसरा पद के लिए क्या होगा, दूसरा पद है, अगर a1 को हम ध्यान से देखें तो दूसरा पद है यानी a2 है, यानी इसके लिए क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 2 माइनस 1 इंटू डी दूसरा पद है। तो ठीक है, तो हो जाएगा a1 बराबर हो जाएगा a प्लस डी। इसी प्रकार से a2 क्या है, a2 जो है तीसरा पद है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 2d से निकल जाएगा। इसी प्रकार से a3 कैसे निकलेगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी से निकलेगा, नहीं a3 बराबर a प्लस 3d। ठीक है, इसी प्रकार से अगर an निकालना हो, a वाला टर्म निकालना हो तो किस फार्मूले से हो जाएगा a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि an जो है वो कौन सा पद है, nवां पद नहीं है, n प्लस 1वां पद है। कैसे, यह तो पूरा n है, इसके पहले एक है, यानी n प्लस 1वां, यानी n प्लस 1वां पद है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, ये nवां पद नहीं है, ये कौन सा पद है, n प्लस 1वां पद है। क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक तो n पद है, लेकिन इसके पहले एक पद और है, यानी यह इसको हम गिनेंगे तो n प्लस 1वां पद हो जाएगा। तो an अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी an इक्वल टू, क्योंकि an जो है n प्लस 1वां पद है इसलिए n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिखा गया है इस फार्मूले की सहायता से। ठीक है, तो an कैसे निकलेगा, an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n इंटू डी। तो इस प्रकार से अगर हमें किसी दो संख्याओं के बीच बहुत सारे समांतर माध्य निकालने हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वांतर निकालेंगे, उसके बाद से इस फार्मूलों की सहायता से हम क्या करेंगे, उन सारे पदों को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पे आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। कह रहा है क्वेश्चन में इंसर्ट 6 नंबर, हमें 6 संख्याओं को ज्ञात करना है बिटवीन 3 और 24 के बीच, सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इन एपी, और 3 और 24 के बीच ऐसे 6 संख्याओं को हमें ज्ञात करना है कि जब उन 6 संख्याओं को उनके बीच रखें तो वह जो सीरीज बने, जो सीक्वेंस बने वो एपी में हो, समांतर श्रेणी में हो। ठीक है, हिंदी में दिया हुआ 3 और 24 के बीच 6 संख्याओं को इस प्रकार ज्ञात करो कि अनुक्रम समांतर श्रेणी में हो। 3 और 24 के बीच 6 संख्याओं को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है जो समांतर श्रेणी में। तो मान लेते हैं कि 3 और 24 के बीच 6 संख्याएं क्या है, a1 a2 a3 a4 a5 a6 है। लेट a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6 आर द 6 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 24। मान लेते हैं ये 6 संख्याएं 3 और 24 के बीच हैं। अब क्या होगा, अगर ये 3 और 24 के बीच हैं तो हम लिख दे रहे हैं 3 और 24 के बीच इन 6 संख्याओं को लिख दे रहे हैं, 3 a1 a2 a3 a4 a5 a6 और 24। अब ये सभी मिलके किस में हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमें एपी में चाहिए, ये बोल भी रहा है कि अनुक्रम समांतर श्रेणी में होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि श्रेणी एपी में हो जाएंगे, समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। अब हम जो अभी भी हम जो फार्मूला पढ़े हैं, अब पहला पद क्या है, a1 बराबर 3 है, पदों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 6 तो ये है और बाकी एक ये है और 3 है और एक 24 है, यानी कुल पदों की संख्या हो गया 8, 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, अब अगर हम अंतिम पद की बात करें, अंतिम पद क्या है, 8वां पद है, इसको लिखते हैं 8। 8 बराबर क्या होता है, nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 8वां पद क्या होगा, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी होगा, और यही कितना दिया है, 24 है। यहाँ से हमें क्या होगा, कॉमन डिफरेंस पता होगा, a1 तो हम रख देंगे, a1 हमें मिला है 3 रख दिया, 7d हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया d है 24। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 7d इक्वल टू 24 में से 3 घटेगा तो 21, तो d बराबर क्या, 21/7 यानी d बराबर 3। कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया। अब हम इन सारे 6 संख्याओं को निकाल सकते हैं, a2 a3 a4 a5 a6। अगर हम a2 की बात करें तो a2 कौन सा पद है, a2 है दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या होगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, nवां होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो दूसरा पद a2 जो है वो दूसरा पद है, तो क्या होगा a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस डी यानी 3 प्लस 3, a1 का मान है 3 और d का मान भी निकाले हैं 3, 3 प्लस 3 6। इसी प्रकार से a2 है तीसरा पद, a2 कौन सा पद है, तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा,
तो तीसरा क्या होगा, A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी A1 प्लस 2D हो जाएगा, यानी 3 प्लस 2 इंटू 3 यानी 9। इसी तरह से A3 निकाल लेंगे, A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे। फिर से A4 निकालेंगे, A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी A1 प्लस 4D, तो 3 प्लस 4 और D का मान 3, यानी 3 प्लस 4 इंटू 3 यानी 12 3 15। इसी तरह से A5 निकालेंगे, A5 जो है छठवां पद है, ठीक है। इस सीरीज में अगर हम देखें तो A5 क्या है, छठवां पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां छठवां। तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 5D, A1 प्लस 5D, तो A1 का मान है 3, 5 इंटू डी का मान है 3, 5 3 15 3 18। इसी तरह से A6 छठवां पद निकालेंगे, छठवां पद है जो इस सीरीज के लिए सातवां पद है। A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी A1 प्लस 6D, 3 प्लस 6 इंटू डी का मान 3 है, 6 3 18 3 21। इस प्रकार से ये 6 संख्याएं हमें मिल गई, जिनको 3 और 24 के बीच रखने पर यह समांतर श्रेणी में हैं। कौन कौन सी वो संख्याएं हैं हमारी, क्या मिली, 6 9 12 15 18 21। These 6 numbers are 6 9 12 15 18 and 21, जिनको 3 और 24 के बीच, जिसको 3 और 24 के बीच रखने पर किस में है, वो समांतर श्रेणी में है। तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो पिछला जो फार्मूला हमने पढ़ा था उसी का यूज किया गया है, उसी को आधार मान के उसी के कॉन्सेप्ट पे लगाया गया है। अब हम लास्ट एक चीज़ पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, समांतर श्रेणी के पदों का चुनाव। तो एक कुछ विशेष क्वेश्चन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगर किसी श्रेणी में 3 पद मानने हो, अगर कोई श्रेणी है उसमें अगर हमें 3 पद मानना है कि कौन कौन से माने, तो क्या मानेंगे, पहले पद को मानेंगे A माइनस डी, दूसरे पद को मानेंगे A और तीसरे पद को मानेंगे A प्लस डी, ठीक है। इसको बस याद कर लीजिए, क्यों होता है आगे समझ में आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। पहले पद को क्या मानेंगे, अगर 3 पद मानने हैं तो पहले पद को मानेंगे A माइनस डी, दूसरे पद को A और तीसरे पद को A प्लस डी। अगर 4 पद मानने हैं तो पहले पद को मानेंगे A माइनस 3D, दूसरे को मानेंगे A माइनस डी, तीसरे को मानेंगे A प्लस डी और चौथे पद को मानेंगे A प्लस 3D, ठीक है। अगर हमें 5 पद मानने हैं तो पहले पद को मानेंगे A माइनस 2D, दूसरे को A माइनस डी, तीसरे को A, चौथे को A प्लस डी और पाँचवें को A प्लस 2D। तो ये चारों फैक्ट हमें याद करने हैं, ठीक है। 3 पद मानने हो तो ये मानेंगे, 4 पद मानने हैं तो ये मानेंगे, 5 मानने हो तो ये मानेंगे। इसको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसी पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस पूरे इंट्रोडक्शन का। और इसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें हमें और अधिक समझ में आएगा। तो इस इंट्रोडक्शन के वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखना है अवश्य, ताकि हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय हमें कोई परेशानी न हो, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं जितना भी एक्सरसाइज में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है इसी पे आधारित कि 3 पद हमें मानने हैं। तो कैसे आता है क्वेश्चन, इस प्रकार का देखते हैं। दिया हुआ है द सम ऑफ द 3 टर्म्स, 3 पदों का योगफल इन एपी, समांतर श्रेणी में क्या है, -3 है। किसी समांतर श्रेणी में 3 पदों का योगफल -3 है। एंड देयर प्रोडक्ट, और उन तीनों का गुणनफल, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल, इज 8, और उनका गुणनफल क्या है, 8 है। तो कह रहा है फाइंड दोज टर्म्स, उन पदों को ज्ञात करो, ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल -3 है और उनका गुणनफल 8 है, तब उन पदों को ज्ञात करो। तो हमें 3 पद दिए हुए हैं, तो अगर 3 पद मानना है तो हम मानेंगे A माइनस डी, A और A प्लस डी, 3 मानेंगे यही। तो मानेंगे तो तीनों टर्म क्या हैं, लेट दोज टर्म्स, माना हुए पद क्या है, लेट दो टर्म्स आर, माना हुए पद हैं क्या, A माइनस डी, A और A प्लस टी। तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या है कि तीनों का योगफल -3 है। मतलब अगर हम तीनों को जोड़ दें, A माइनस डी को, A को और A प्लस डी को, तो तीनों का योगफल कितना दिया है, तीनों का योग दिया है, यानी उनका सम दिया है -3। तो यहाँ से D कैंसिल हो जाएगा, तो A और A मिलकर तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -3, यानी A बराबर क्या आ जाएगा, -3/3, यानी A बराबर आ गया -1, ठीक है। अब उनका गुणनफल दिया 8, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका योगफल दिया था -3 और उनका गुणनफल क्या दिया है, 8 दिया है, यानी उनका प्रोडक्ट। तो तीनों संख्याएं क्या है, A माइनस डी, A और A प्लस डी, इन तीनों को अगर हम गुणा करें तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया A को साइड में, A माइनस डी और A प्लस डी है, तो A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा, फार्मूले से हमें पता है
कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यहाँ पे और डी दिया है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 8। अब यहाँ पे ए का मान हम -1 निकाल चुके हैं, तो ए का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो -1 और ब्रैकेट में हो जाएगा -1 का स्क्वायर और माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर तो 1 होगा और माइनस डी स्क्वायर, -1 का उधर भाग देंगे तो -8 हो जाएगा, दैट सी बात है। तो यहाँ पे 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया -8। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -8 और 1 इधर है तो इधर आएगा तो -1, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -9। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में 9, तो डी बराबर क्या आ जाएगा +-3। डी का वैल्यू आ गया +-3, क्योंकि डी बराबर आया था करड़ी में 9। करड़ी में 9 जो है +3 का स्क्वायर करेंगे या -3 का, तो भी क्या आएगा 9 आएगा। डी स्क्वायर बराबर क्या आएगा 9। 9 किसका मान हो सकता है, 9 हो सकता है +3 का स्क्वायर या -3 का स्क्वायर। इसीलिए हम डी की जगह पे क्या लिख दिए हैं, डी बराबर लिख सकते हैं या तो +3 या तो -3। अब हमें डी का वैल्यू मिल गया और ए का वैल्यू मिल गया। ए का वैल्यू क्या मिला था, ए का वैल्यू मिला था -1 और डी का वैल्यू मिल गया या तो +3 या तो -3। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए इक्वल टू 1 -1 और डी इक्वल टू +3 लेते हैं। तब हमारे पास संख्याएं क्या होंगी, पहली संख्या फर्स्ट टर्म को क्या माना था, ए माइनस डी माना था। सेकेंड टर्म को क्या माना था, ए माना था। और थर्ड टर्म को क्या माना था, ए प्लस डी माना था। तो वैल्यू रखते हैं -1 लिखेंगे व्हेन, जब ए का मान -1 रखेंगे और डी का मान +3 लेते हैं। तो -1 और माइनस यहाँ पे प्लस है +3 तो हो जाएगा 2। दूसरा पद एक यही है यानी -1। तीसरा क्या होगा, तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी यानी -1 + 3 = 2। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म, पहला पद आ गया, दूसरा पद आ गया, तीसरा पद आ गया। तो क्या क्या हो गए 2 -1 और 2 नहीं होगा। हाँ यहाँ पे a माइनस डी है ना, तो a का मान तो -1 है और d का मान है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा -d है तो -3 यानी हो जाएगा -4। यहाँ पर आ जाएगा -4 आएगा। तो वे संख्या क्या हो गई -4 -1 और 2। कब, जब a का मान +1 लिए हैं और d का मान +3 लिए हैं। अभी d का मान -3 भी ले सकते हैं। अब लेंगे व्हेन a = -1 एंड d = -3, तब क्या होंगे, फर्स्ट टर्म क्या होगा, पहले पद को क्या माने थे हम, a माइनस डी माने थे, क्या हो जाएगा -1 और माइनस डी का मान है -3 यानी हो जाएगा -1 + 3 = 2। सेकेंड टर्म, दूसरा पद, दूसरे पद को हमने माना था a तो -1 ही। और थर्ड टर्म को क्या माना था, थर्ड टर्म को माना था कि a + d, थर्ड टर्म बराबर a + d था यानी a का मान क्या है -1 + d का मान क्या है 3 यानी हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास हो गए, नहीं यहाँ पे d का मान है -3, d का मान -3 तो यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गए संख्याएं, पहला पद आ गया 2, दूसरा आ गया -1 और तीसरा आ गया -4। मतलब जब d का मान प्लस वाला लिया था तो ये तीनों संख्याएं हो सकती हैं, या d का मान जब -3 लिया है तो ये तीनों हो सकती है। जस्ट अपोजिट है, यहाँ -1 -4 -1 2, यहाँ पे 2 -1 4, बस ये दोनों का इंटरचेंज हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे दोज नंबर्स आर, यही पूछा था, उन संख्याओं को याद करो। तो दोज नंबर्स क्या होंगे, वो संख्याएं क्या होंगी, दोज नंबर्स आर -4 -1 -2, या और लिख सकते हैं, या तो ये होंगे या ये वाले होंगे 2 -1 एंड -4। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे इसको, दिया हुआ था जो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमें 3 पद मानने थे, तो 3 पद हमने क्या क्या माना था शुरू से। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमने a - d a और a + d माना था। पहला a - d, दूसरा a और तीसरा a + d। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा था कि इनका योगफल -3 है, तो जोड़ा d से d कैंसिल हुआ तो a का मान है -1। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा था कि उनका गुणनफल 8 है यानी प्रोडक्ट, तो हमने गुणा किया 8 दिखाया। a का वैल्यू रखा, d का वैल्यू यहाँ से निकाला, d का वैल्यू आ जाएगा करड़ी में 9, करड़ी का मान 9 का मतलब +-3 या तो +3 का स्क्वायर है
या तो -3 का स्क्वायर 9 हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए डी का 2 मान आ जाएंगे, +3 या -3। जब +3 लेंगे ए -1 के साथ तो ये तीनों टर्म मिलेंगे, इसमें रखेंगे वैल्यू a-d में, a में और a+d में, तो ये वाले पद मिलेंगे। और डी का वैल्यू जब -3 लेंगे तो ये वाले पद मिलेंगे, 2, -1 और -4। तब या तो नंबर ये तीनों हो सकते हैं या तो ये तीनों हो सकते हैं। तो हम लिख दिए दो नंबर सार -4, -1 और -2, -2 नहीं +2, ठीक है। -1 -4 -1 या +2 या +2 -1 -4, ठीक है। अगर चेक करना हो आंसर कि हमारा आंसर सही है गलत, तो उनका योगफल क्या दिया था, उनका योगफल कहा था -3 आएगा। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो -3 आएगा। -4 को प्लस -1 को और +2 को जोड़ेंगे तो -3 आना चाहिए। तो ये हो गया। -5 में 2 जोड़ेंगे तो -3। इनको भी अगर हम जोड़ें तब भी -3 आना चाहिए। जोड़ के देखते हैं, 2 + -1 + -4 तो भी आएगा -5, हो जाएगा -3। उनका गुणनफल कर रहा था कि उनका गुणनफल 8 आना चाहिए। इन तीनों को गुणा करो, 4 में -1 का गुणा करेंगे तो +4, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, इनको भी गुणा करेंगे तो -4 और 4 दूना 8, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है। ऐसे आंसर भी चेक कर सकते हैं हम अपना कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन ओवरऑल। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखा, कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए, इसका यूज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करते समय। तो इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखना है, लिखना है, समझना है, ठीक है। इसको बिना सॉल्व किए, बिना पढ़े हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना कठिन है, ठीक है। तो एक्सरसाइज का सॉल्व करने से पहले इस वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है, लिखना भी है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करते समय। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, लगाइए, लिखिए, समझिए।